Okay, people, this would be in continuation with yesterday's lecture on people as resources. ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की. टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? ऑफिशियल सेक्टर है बेसिकली. ठीक है, जहाँ पे भी आप दीज आर बेसिकली वाइट कॉलर जॉब्स. ठीक है, दीज आर वाइट कॉलर जॉब्स, ऑफिस के काम काज. ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. अरे यार क्या कर देते हो, क्या कर देते हो, कैसे मेहनत से मैंने इसको किया था, कैसे भी बंद कर देते हो यार. एक तो लेट आना रहता है आप लोगों का, तो देखो ना यार. ओके, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ठीक है, ऑल दीज आर देयर. ट्रेड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, सारे जितने भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं ये बेसिकली आपके टर्शियरी सेक्टर्स में आ जाते हैं. ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें. और जितना ज्यादा किसी भी देश में टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा उस देश का डेवलपमेंट भी होगा. द मोर इज द डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, द मोर विल द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और रीजन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन भाई साहब आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. ठीक है, बैंकिंग, देन वी हैव एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज. ठीक है, बस का सर्विस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस हो गया, ये सारे सर्विसेज हो गए. ठीक है, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर बेसिकली टर्शियरी सेक्टर. ये सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल जॉब्स हैं दे ऑल बिलोंग टू द टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है? देखो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग. सेकेंडरी सेक्टर में टेक्सटाइल, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दीज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एग्रीकल्चर लेवल पे ये प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे हो रही है इसकी मैन्युफैक्चरिंग. सो दीज आर बेसिकली गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड हियर. मतलब एग्रीकल्चर में जो कॉटन आपने प्रोड्यूस किया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? टेक्सटाइल्स में. वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गारमेंट्स में. एग्रीकल्चर में जो फॉरेस्ट आपने कल्टीवेट किया है उसमें से मेडिसिन बनते हैं, उसमें से जूसेस बनते हैं, उसमें से बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं. ठीक है, फिशिंग, फिशिंग से भाई साहब आपका जैसे आपका फिशिंग में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिश ऑयल हो गया, फिश हो गया, वो भी आपके मार्केट में सेल होता है. तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है. ठीक है, दीज आर सेकेंडरी. टर्शियरी में आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, सर्विसेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेशनल इनकम आर कॉल्ड एज, जो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करते हैं. नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर. ठीक है, मनी वैल्यू मतलब जैसे समझो अगर आपका एक लेट्स से अ पेयर ऑफ शूज है, ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज, और इसकी कॉस्ट कुछ 1000 रुपए है लेट्स से. ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज इज कॉस्टिंग ₹1000. इसका मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है. लेदर जो रॉ मटेरियल था वो भी आ जाता है, सोल जो रबर था वो भी आ जाता है. ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, फिनिश प्रोडक्ट आ जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं. एवरीथिंग कम्स इनटू इट. तो इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम. तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड या कोई भी सर्विस का जो फाइनल वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम. ये हमारा नेशन का इनकम है. अभी आप बोलोगे कि ये भाई साहब ये जूता दुकान में है अभी बिका नहीं है, तो क्या इसको हम नेशनल इनकम में गिनेंगे? गिनेंगे. जो भाई साहब प्रोड्यूस हुआ है उसमें खर्चा. देखो ये नेशनल इनकम में क्यों गिना जाएगा? समझ लो सूरज का कोई दुकान है जूते का और उसके पास 1000 रुपए का जूता पड़ा हुआ है जो बिका नहीं है, तो क्या ये नेशनल इनकम में गिना जाएगा? हाँ, गिना जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके पास जब तक ये जूता पहुंचा है तब तक बहुत सारे लोग पेड हुए हैं. जिसने लेदर मैन्युफैक्चर किया वो पेड हुआ है, जिसने भाई साहब इसको सोल मैन्युफैक्चरर वो पेड हुआ है, जिसने इस पूरे जूते को बनाया है वो पेड हुआ है, ट्रांसपोर्ट वाले पेड हुए हैं. ये सारे को तो पैसा मिला है ना, तो सबका इनकम तो हुआ है. अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब क्योंकि सूरज के दुकान में या गोडाउन में वो माल पड़ा हुआ है अभी तक बिका नहीं है तो ये इंडिया का नेशनल इनकम में नहीं गिना जाएगा. गिना जाएगा. सारे फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड वैल्यू to the national income and are so called. national income is the money value, monetary value of all goods and services. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके मनी वैल्यू को हम बोलते हैं नेशनल इनकम. वो एफ वाला सोच दे दो ऊपर, थैंक यू. ठीक है, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर. समझ में आ रहा है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी फाइनल वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, ये नेशनल इनकम हो जाएगा.
ये सारे जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये नेशनल इनकम है। सो नेशनल इनकम इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट $2 ट्रिलियन, ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, ये सारे आपके एनिमल हस्बेंड्री हो गई, बी कीपिंग हो गया, ठीक है। ये सारे आपके जितने भी काम काज जुड़े हुए हैं ये प्राइमरी सेक्टर के हैं। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सारा मैन्युफैक्चरिंग, शू मैन्युफैक्चरिंग, लेदर के बैग्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा आपका आ जाएगा भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारा आ जाएगा भाई साहब आपके टर्शियरी में, ठीक है। सो हमारा इकोनॉमी इन तीनों से बना हुआ है। द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट में जो हम पेड़ पौधे उगाते हैं उनसे हमको सिर्फ वुड्स नहीं मिलता है, हमको भाई साहब उनमें से काफ़ी सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। बाबा रामदेव का भाई साहब इतना बड़ा इंडस्ट्री उसी पे चल रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट की इंडस्ट्रीज हैं ये, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस पालना, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, फिशिंग, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग भी आपका एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। जो एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए एक्टिविटीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। आर वी क्लियर टू दिस वन? सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सारा मैन्युफैक्चरिंग, जो भी रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए हम फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करते हुए जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन तो खैर है ही, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज देयर, ओके। टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। किसी भी देश में ये वाला सेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा, किसी भी देश में ये वाला सेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी उस देश की तरक्की होगी, ठीक है। तो आप देखोगे अभी धीरे धीरे हमारे इंडिया में, पहले हमारा ये वाला बहुत ज्यादा था, अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा बढ़ेगा ये टर्शियरी सेक्टर का एक्टिविटी उतना ज्यादा, और टर्शियरी सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ठीक है। कोई अनपढ़ गवार इंसान को टर्शियरी सेक्टर में जॉब मिलना मुश्किल है, ठीक है। अभी भाई साहब जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों में थोड़ा आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मोर इज द एजुकेशन, मोर बेटर इज द हेल्थ। तो क्या क्या तीन आपके लिंक्स पढ़े कल हमने? क्या क्या थे जो आपके? न्यूट्रिशन मतलब हेल्थ, ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन मतलब बेटर हेल्थ, व्हाट एल्स? एजुकेशन और स्किल्स, ठीक है, स्किल सेट्स। किसी काम के लिए जो स्किल सेट की जरूरत है, आप हो सकता है पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आपको वो स्किल सेट नहीं है। मे बी यू आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, तो स्किल सेट आर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब में एक पर्टिकुलर स्किल सेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हर पढ़ा लिखा बहुत, समझ लो कोई पीएचडी है, डॉक्टरेट है, मे बी विल नॉट बी एबल टू टीच पीपल। टीचिंग के लिए एक अलग एफिशिएंसी की जरूरत है, ठीक है। और कोई अगर समझ, जैसे आप देखो लेट्स से फिजिक्स वाला काफी बड़ा ऐप है, काफी लोग जुड़ चुके हैं उससे, लेकिन ही इज जस्ट 10+2, 12th पास है वो, एंड ही इज अपफ्रंटली टेलिंग दैट बिकॉज ही इज अ गुड टीचर। हम जब वो यूट्यूब में पढ़ाते थे तो देयर वर मेनी फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ विच टुडे ही हैज बिल्ट सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका मतलब स्किल सेट जो होता है वो थोड़ा आपके एकेडमिक से अलग होता है। स्किल सेट आपका जरूरी नहीं है कि आप एकेडमिकली बहुत ज्यादा क्वालिफाइड अगर हो तो आपको किसी एक जॉब के लिए बहुत अच्छा स्किल सेट होगा। उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हो सकता है आपसे कम क्वालिफाइड इंसान भी उसका स्किल सेट हो, ठीक है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो दैट इज द रीजन स्किल सेट इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। स्किल सेट जो है वो आप इंसान अपने तजुर्बे से सीखता है, ठीक है। कल जैसे आपने देखा कि शाकाल जिस पर्सन का एग्जाम्पल लिया जा रहा था, ही स्टडीड, एंड अपने एजुकेशन के साथ साथ उसने कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे से सीखा, और जब उसने जॉब किया तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगा, वहां से उसने एक्सपीरियंस गेन किया और फिर खुद की कंपनी डाल ली। सो दैट इज हाउ ही बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड हिमसेल्फ। उसने अपना एजुकेशन का करिकुलम प्लस अपने स्किल सेट दोनों को यूज किया, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे हैव बेसिकली टू पार्ट्स, ठीक है। Economic activities have market activities and non-market activities, ठीक है। So what are market activities? Market and non-marketing activities, जैसे समझ लो 100 kg अनाज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 100 kg ऑफ, तो दिस प्रोडक्शन बेसिकली गोज टू द मार्केट। अभी ये अनाज अगर पड़े पड़े गोडाउन में ही सड़ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिस हैज टू गो टू द मार्केट वेयर इट हैज टू बी सोल्ड, वेयर इट हैज टू बी सोल्ड।
तो यहाँ पे सेल हुआ भाई साहब 70 केजी, ठीक है, मतलब 30 केजी रह गया, 70 केजी का पैसा इसको आ गया, फार्मर को आ गया, लेकिन 30 केजी अभी भी बाकी है भाई साहब। ये हो गई आपकी मार्केट एक्टिविटी। क्या ये समझ में आ रहा है? मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब समझ में आ रहा है पीपल? व्हाट इज मार्केट एक्टिविटी? सो मार्केट एक्टिविटी इज हाउ मच ऑफ द प्रोड्यूस यू हैव बीन एबल टू सेल। कितना प्रोड्यूस हुआ था आपका 100 केजी, लेकिन उसमें से आप कितना बेच पाए हैं? 70 केजी, 30 केजी अभी भी आपके पास रह गया, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। ओके, सो दिस इज मार्केट एक्टिविटी। ये 30 केजी रह गया, ये 30 केजी फार्मर ने अपने घर के कंजम्पशन के लिए रखा है। अभी वही चीज वो मार्केट से लेने जाएगा, डबल दाम में बिकेगा, तो वो जो घर में इसका प्रोड्यूस हुआ है उसको घर में ही रखेगा वो। तो 30 केजी इसने अपने फैमिली को चलाने के लिए रखा है, ठीक है। So this is called market activity and this is called non-market activity. So whatever a farmer produces, he always has something left kept aside for his family, and that is basically non-market activity. और जो वो बेचता है that is market activity. क्लियर है? हर प्रोडक्शन के दो पहलू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लो किसी का ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके गाड़ियां हैं, लेट्स से उसके 2-4 गाड़ियां हैं। अभी समझ लो वो गाड़ियों में से पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ठीक है, तब तक तो धंधा है, पैसा है। लेकिन अगर उसने उनमें से कोई भी गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो दैट विल बी व्हाट? नॉन मार्केट एक्टिविटी। उसमें से उसको पैसा नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केटिंग। अपने फैमिली को घुमाने ले गया या खुद ही कहीं गया, ठीक है, फॉर सम बिजनेस पर्पसेस ही हैज मेड यूज ऑफ वन ऑफ द व्हीकल्स which he has been employing in transferring people from here and there, तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जैसे समझ लो भाई साहब कोई जेरोक्स की दुकान है, यहाँ पे लोग कस्टमर्स आ रहे हैं, जेरोक्स ले रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन उसने अगर अपने बच्चे का कोई बुक का जेरोक्स निकाला या कोई एग्जामिनेशन पेपर अपने ही बच्चे का निकाला, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मार्केट एक्टिविटी। हालांकि यूज वो कर रहा है लेकिन अपनी फैमिली या खुद के पर्सनल यूज के लिए कर रहा है वो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। किसी का होटल है, खाना वाना बन रहा है भाई साहब, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन अगर उसकी फैमिली आकर वहां पे डाइनिंग करती है या वो घर पे कुछ खाना लेकर जाता है, दैट विल बी नॉन मार्केट एक्टिविटी। या जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी अगर खाना दिया जा रहा है तो दैट विल आल्सो बी अ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो हर एक बिजनेस का, हर एक सौदे का एक नॉन मार्केटिंग पहलू रहेगा, ठीक है, और एक मार्केटिंग पहलू रहेगा। मार्केटिंग मतलब जो आप बेच रहे हैं और जिसका पैसा आ रहा है, ठीक है, ओके। बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसे से तोला जाए, ठीक है। समझ लो मैं या कोई भी और भी, लेट्स से समबडी एल्स, उसने एक स्कूल खोला है गरीब बच्चों के लिए, वो किसी से फीस नहीं ले रहा है, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि एक्टिविटी बहुत अच्छी है लेकिन इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कोई समाज सेवा का काम कर रहा है भाई साहब, ठीक है, तो इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिस काम के बदले आपका पैसा जनरेट होता हो, एन एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो 30 केजी इसने रख दिया अपने फैमिली के लिए, इससे तो कोई पैसा नहीं जनरेट हो रहा है, व्हाई इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी देन? मेरा मतलब समझो, यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिससे आप पैसा जनरेट कर रहे हो। बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन उनका कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है। कोई समझ लो कोई डॉक्टर है, उसने समझ लो वो पूरे 8 घंटे वो डॉक्टरी करता है और जो भी उसका फीस आता है, उसने बोला कि भाई 1 घंटा मैं फ्री में चेकअप करूंगा लोगों का, 1 घंटा मैं फ्री रखता हूं सब लोगों के लिए जो भी आएगा। सो दैट पर्सन हैज अलाउड 1 आवर फ्री सर्विस, ठीक है। ये आपका बेसिकली उसका एक चैरिटेबल सर्विस है। इट इज समथिंग दैट इज डूइंग आउट ऑफ चैरिटी, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो 70 केजी गेहूं उसने बेचा, इसका पैसा आया, ये 30 केजी जो उसने फैमिली के लिए रखा, इसका तो पैसा नहीं आया। तो ये डॉक्टर जो 1 घंटा भाई साहब दे रहा था, इज दिस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज नॉट जनरेटिंग इनकम। इट इज अ नोबल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स it is a very beneficial activity for the society, for especially for members who are very poor and cannot afford, but this cannot be considered as an economic activity because that 1 hour which he is spending, he is not generating income from all the patients that he is seeing, okay? So this person or this farmer who has kept 30 kg of farm produce for himself or his family, will this be considered as an economic activity? Why is it considered an economic? No, that is not the thing. No, that is not the thing. अपने बेटे को अच्छा न्यूट्रिशन देगा, that is not the thing. मैं यहाँ पे पैसे की बात कर रहा हूँ, तो आप भी पैसे के टर्म्स में सोचो इसको।
अच्छा बुरा न्यूट्रिशन उसका मामला नहीं है, बात पैसे की है। कोई चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वो पैसे जनरेट करता है। यहाँ पे तुमने बेचा, पैसा जनरेट हुआ। यहाँ पे तुमने अपने फैमिली के लिए रखा, पैसा जनरेट नहीं हुआ है, तो तुम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बोल रहे हो? बाहर से उसको खरीदना पड़ता था, यही चीज उसको बाहर से खरीदनी पड़ती थी, तब पैसा लगता था, है ना। तो उसने जो रख दिया है, ये रखा हुआ चीज एक्चुअली में पैसा ही तो कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? यही चीज उसको अपने फैमिली को चलाने के लिए बाहर से खरीदना पड़ता था, वहां तो पैसा लगता था ना। तो ये जो 30 केजी उसने रख दिया है, जिसको उसने नहीं बेचा है, दैट इज बेसिकली वैल्यू फॉर मनी। मतलब एक तरफा ही हो गया ना, वो एक तरफ से वो बेसिकली पैसा ही रख रहा है अपने साथ, है ना। समझ में आ रहा है ये? ओके, सो इट इज कॉल्ड एज, तो जो भी चीज आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अगर समझ लो मेरी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अभी मेरे को यहां से वीटी जाना है, वीटी जाना है, 4 व्हीलर में जाना है, मैं अगर ओला बुक करूं तो मेरा 1000 रुपए खर्चा बनता है, ठीक है, 1000 रुपए का खर्चा बनता है। एक मिनट, ठीक है भाई साहब, ये समझ में आ रहा है? तो आपका ये एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है, लेकिन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो पैसे बचा रहा है, अपना पैसे बचा के रहा है, वही खर्चा हो रहा है उसका, है ना। यही 30 केजी अगर यहाँ पे उसने बेचा होता तो उसको पैसा आया होता, वो नहीं बेच रहा है, उसका यहाँ पे यूज हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो बर्निंग का स्मेल है। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या क्या हो जाएगा? तो मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। तो जो भी आपका परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से भाई साहब रेम्यूनरेशन होता है। रेम्यूनरेशन मतलब होता है पे पैकेज, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज होती है हमारे मार्केट में, वो सारे का एक पैसों से मूल्यांकन होता है। एवरीबडी गेट्स पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस जो लोग करते हैं उन लोगों को भी पैसा आता है, दे ऑल्सो गेट पेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दीज आर बेसिकली मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आपकी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो जैसे एग्रीकल्चर में फार्मर थोड़ा बहुत हिस्सा अपने फैमिली के लिए रखता है। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है भाई साहब, उन्होंने भाई साहब गाड़ी चलाई अपने फैमिली को घुमाने के लिए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जो सेल्फ कंजम्पशन में, जैसे किसी के पास किराने की दुकान है, वो सारी चीजों को बेचने के लिए रखता है, लेकिन कुछ चीजें शायद अपने फैमिली के लिए भी रख रहा है साइड में, है ना। सो दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं जो आपकी जो पैसा जनरेट कर रही है, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा अगर सेल्फ कंजम्पशन में यूज होता है, आपकी फैमिली के कंजम्पशन में यूज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज। हाउएवर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इसका हम मूल्यांकन पैसों से कर सकते हैं। वी कैन बेसिकली इवैल्यूएट इट विद मनी, ठीक है। Distinguish between economic and non-economic activities. Production of goods and services which add value to the national income, ठीक है। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट ऐड टू द नेशनल इनकम एज दे आर यूज्ड ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते हैं। नेशनल इनकम में ये वाला ऐड होगा क्योंकि ये बिका है। तभी देखो, जैसे आप बोलोगे भाई सर नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर एक चीज जो बिक रही है वो नेशनल इनकम में आ जाती है। और इसका कौन कैलकुलेशन करता है? कैसे कैसे? हाँ, नहीं, कैसे? हर एक चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक चीज जो आप तक पहुंच रही है, उसका वैसे अब नेशनल इनकम में कैलकुलेशन हो रहा है। कैसे? हर एक चीज पे जीएसटी लगता है। जीएसटी आप किस में पे करते हैं भाई साहब? वो जाता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को गया है तो वहीं पे बिलिंग हो गई। 18% जीएसटी लग रहा है एक चीज पे। अगर समझ लो गवर्नमेंट की इनकम हुई जीएसटी से 18 रुपए की इनकम हुई जीएसटी, तो इसका मतलब वो चीज जरूर 100 रुपए की होगी। बस इसको ऐड कर लो। ऐसे करते करते पूरा जितना भी जीएसटी में सामान बिके रहेंगे उनकी बिलिंग होगी और ये आ जाएगा भाई साहब आपके नेशनल इनकम में। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ नेशनल इनकम। लेकिन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो आपके खेती में आपने प्रोड्यूस किया है, वो आपने ही यूज किया है, उसकी तो कोई बिलिंग नहीं है ना, तो वो भाई साहब आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। दैट प्रोडक्ट और सर्विस विच इज बीइंग used for self consumption by the seller will not be a part of national income, क्योंकि इसका क्या जीएसटी, ये बेच ही नहीं रहा है तो क्या जीएसटी? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। लेकिन इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करता था, अपने लिए साइड में नहीं रखता था, तो उसको भाई साहब क्या करना पड़ता था? उसको भाई साहब बाहर से खरीदना पड़ता था।
एनी विच वेज ही वुड हैव सोल्ड दैट, सो इनको हम फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, जो पे के लिए या प्रॉफिट के लिए परफॉर्म की जाती हैं, उनको हम वैसा बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और एनी अदर काइंड ऑफ रेमुनेशन। तो यहाँ पे वैसा पैसे नहीं आ रहे, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, इससे पैसे बच रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सो ऐसे तमाम एक्टिविटीज जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका कंजम्पशन होता है, उनको हम बोलेंगे मार्केट एक्टिविटीज। इंक्लूड थिंग्स विच आर नॉट इकोनॉमिक एंड कंप्राइजेज ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। तो इकोनॉमिक नहीं है ये, ठीक है, दीज आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है, और इसमें भाई साहब एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का भाई साहब एक्सचेंज हो रहा है। दे आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, दे आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो फार्मर भाई साहब जो अपने लिए रख रहा है वो सेल्फ कंजम्पशन है। मुझे समझ लो मेरी कोई ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, मुझे यहाँ से वीटी जाना है, तो मैंने अगर ओला बुक किया तो लेट से मेरे को 1,500 रुपये का बिल आ रहा है। वही अगर मैं अपनी खुद की गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट पे लगी हुई है, मैं अगर उसको यूज करते हुए जाता हूँ तो शायद 500 रुपये में पहुंच जाऊंगा। तो क्या मेरा पैसा बच रहा है? यस, मेरा पैसा बच रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर डाला, यहाँ पे मैंने सेल्फ कंजम्पशन किया है, आई हैव डन सेल्फ कंजम्पशन। तो क्या मैं यहाँ से वीटी जाने के लिए जीएसटी बिल निकालूंगा? नहीं, कस्टमर ही नहीं है तो कौन, मैं ही अपना यूज कर रहा हूँ, राइट। सो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, मैन वर्किंग इन अ बैंक, all these are market activities because they are getting paid for this job that they are doing. For example, subsistence farming, processing of primary products, etc. ठीक है, subsistence farming मतलब अपने लिए फार्मिंग, ठीक है। हर फार्मिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा सबसिस्टेंस होता है। सबसिस्टेंस मीन्स व्हाट? फार्मिंग फॉर वन सेल्फ, फार्मिंग फॉर वंस ओन फैमिली, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वैसा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा आपका सेल्फ कंजम्पशन में जाता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, men and women, division of labor, men and women, due to historical and cultural reasons there is division of labor between men and women in the family। तो men और women के बीच में भाई साहब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। तो ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, अगर आप देखोगे भाई साहब, मतलब जैसे हमने मान लिया है कि लड़की चाहे जितनी भी शिक्षित हो उसको घर का कामकाज करना पड़ेगा, है ना, दैट्स आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस। सो कल्चरल रीजन मतलब 9:30 बजे के बाद आधा भारत रोटी बेल रहा होगा, ठीक है, बेलना आता हो या ना आता हो, दैट इज व्हाट इज देयर, राइट। मैं बता रहा हूँ, और मैं ये मतलब सामने बोल रहा हूँ कि 80% वुमेन को खाना बनाना नहीं आता है। आप अगर देखोगे बड़े बड़े जो शेफ्स हैं होटल्स में वो सब मेल्स हैं। इट इज नॉट एनीथिंग अगेंस्ट द वुमेन कम्युनिटी, इट इज आवर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ देम। अगर भाई साहब 100 वुमेन को रखा गया तो उसमें से सिर्फ 20 ही अच्छा खाना बना पाएंगी, 80 नहीं बना पाएंगी, क्योंकि उनको जबरदस्ती बनाया जा रहा है ना। सो दैट इज हाउ आवर एंटायर सोसाइटियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमने मान लिया है कि इनका काम चूल्हा चौका है तो इसलिए इनको करना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, आउटपुट नहीं आ रहा है। इससे ऐसा कर सकते हैं क्या, तो मान लो ये बिल्डिंग है, इसमें 100 फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट्स हैं, 100 लोग रहते हैं, 100 लेडीज रहती हैं, और 100 लेडीज में से अगर हमने उन 20 लेडीज को जो खाना बना सकते हैं उनको पूरे बिल्डिंग के खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए और बाकी 80 वुमेन को किसी और काम में लगाया जाए। मे बी दे आर गुड एट समथिंग एल्स, मे बी समबडी इज गुड एट टीचिंग, मे बी समबडी इज गुड एज एन अकाउंटेंट, मे बी समबडी इज गुड एज अ नर्स, बहुत सारे और भी जॉब्स ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारा वो स्पेशलाइजेशन आता ही नहीं है। सो ये काफी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस के लिए देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। सो मेन एंड वुमेन का इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर चलता आया है और ऐसा ही शायद बहुत सदियों तक चलेगा, ठीक है। हालांकि हमने मान लिया है कि यस देयर इज अ स्कोप ऑफ वुमेन टू वर्क, बट एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ वुमेन आर वर्किंग दे आर एक्सपेक्टेड टू सेटल डाउन हाउस होल्ड कोर्स एज वेल, ठीक है। सो ये एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही है। सो आपका जैसे देखो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, ये मेन और वुमेन का डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मेन वर्क इन द फील्ड्स एंड वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। That's how the society has been, especially in India. Shakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. जो भी जनरल कामकाज है, ठीक है, औरतों का, वो सारा कामकाज करती हैं। Shakal's mother Buta cultivates the field, sells the produce in the market and earns the money for the family. जो आपका एक नॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर है बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो शाकाल की फैमिली में भी है, ठीक है। इट इज प्रिवलेंट इन हिज फैमिली एज वेल। अभी शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग द फैमिली।
बच्चों की परवरिश, पूरे फैमिली के लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, मतलब कपड़े धोना, इन सब चीज़ों के लिए कोई पेमेंट नहीं है फॉर लेडीज, राइट? सो दे आर एक्सपेक्टेड टू डू इट जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन, ठीक है? लेकिन शाकाल फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग ही इज गेटिंग पेड, ठीक है? तो एक चीज का हमको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, एक चीज का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है? विच इज नॉट गेटिंग पेड. Okay, Bhuta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for the services delivered in the family. तो इसीलिए देखो, समाज का ढांचा अगर चेंज हो, अगर हम इस तरह से सोचने लगे कि क्या जिससे खाना नहीं बन रहा है, जिससे चूल्हा चौका नहीं हो रहा है, क्या उसको हम किसी और चीज में यूटिलाइज कर पाएंगे? लेकिन हम ट्रेडिशनली इतने इक्विप्ड हैं कि नहीं भाई, वही 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 उनका जीवन वही है. दैट इज व्हाट दे शुड बी डूइंग. एंड दैट इज व्हाट कल्टिवेट्स अ बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी. मतलब हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू यूज. सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि औरतें खाना बनाना नहीं जानती हैं. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि चाहे मर्द हो चाहे औरत, ठीक है, उनमें एक परसेंटेज के लोग ही खाना बनाना जानते होंगे क्योंकि उनको खाना बनाने में रुचि है. मे बी द अदर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड. अभी आपने भाई साहब 100% मेल्स में से शायद 10% को अच्छा कुकिंग आता हो. वैसा ही परसेंटेज भाई साहब कुछ औरतों में भी निकल रहा है. 100% फीमेल्स में से शायद 20% को ही अच्छा खाना बनाना आता हो. दैट इज अ परसेंटेज ऑफ द जेंडर. इट्स नॉट नथिंग अगेंस्ट द जेंडर, बट ट्रेडिशनली हमने ये मान लिया है कि ये सारा काम भाई साहब औरतों का है. और इसीलिए क्या होता है, जिस काम के लिए आपको पैसा नहीं मिलता है उस काम पे होता है शोषण, ठीक है? उस काम पे ऑटोमेटिकली शोषण होगा क्योंकि देखो, हर वो काम जो हम करते हैं वो पैसे से तोला जाता है. आपने इतना काम किया, इतना पैसा आपको मिलेगा. आपने इतना प्रोड्यूस किया, आपको इतना पैसा मिलेगा. लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं जिसको हम पैसे से नहीं तोल सकते हैं तो हमारा होता है शोषण. देन देयर विल बी अ टॉर्चर ऑन अस, ठीक है? तो ये शोषण हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है? सो वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली. और इसी से होता है भाई साहब शोषण, ठीक है? तो ऐसा बहुत इसमें देखा गया है कि वुमेन लोगों को मान लिया गया कि भाई साहब तुम चूल्हे चौके का काम ही कर सकती हो, यू आर नॉट फिट टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है? सो ये एक ट्रेडिशन है जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, देयर वर्क इज नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम. तो उनका जो भी काम हो रहा है उसको नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उससे कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन यही काम अगर आपको कोई मेड सर्वेंट लगाकर करवाना पड़ता तो बहुत पैसा देना पड़ता है ना, तब वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है? किसी कपड़े धोने वाले को अगर आपने घर पे रखा या किसी खाना बनाने वाले को आपने घर पे रखा, ऑल दीज वर पेड एक्सपेंसेस, वुड हैव बीन पेड एक्सपेंसेस, ठीक है? ओके, सो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम होता क्या है? फाइनल वैल्यू होती है सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं. अभी गुड्स का तो समझ में आ गया होगा आपको. सर्विसेज क्या क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है, जैसे आपका वाटर एक सर्विस है, ठीक है? जैसे आपका रोड्स ये एक सर्विस है. ट्रेन्स, दिस इज अ सर्विस, ठीक है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका सर्विस है. सो ऑल दीज आर सर्विस सेक्टर्स, ठीक है? सो जैसे बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपका मनी जो है वो बढ़ता रहता है, राइट? यू अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट. तो ये एक सर्विस हो गया. ये सारी चीजें सर्विसेज से होती हैं, ठीक है? ओके. Geeta, mother of Vilas, earned an income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. The moment she leaves her home and gets into a market, she will be getting paid in terms of money. ठीक है? तो इसका भाई साहब नेशनल इनकम में काउंटिंग हो जाएगा. Women's earnings, like that of their male counterpart, is determined on the basis of their education and skill. तो आज की तारीख में तो भाई साहब women, as per their education and skill, can actually earn a lot. Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him, ठीक है? तो जितना हम अपने आप को एजुकेशन के टर्म्स में अपग्रेड करेंगे उतनी हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएंगे. द मोर वी एडुकेट आवरसेल्व्स, द मोर वी इंप्रूव आवर स्किल सेट, द मोर वी विल बी एबल टू एनहांस आवर एम्प्लॉयबिलिटी. हम उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? कोई क्वेश्चंस? Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. कौन कितना कमा रहा है वो डिपेंड करता है क्या हो रहा है. What is the problem there? What seems to be the problem? 1.5 घंटा शांति से बैठना बहुत मुश्किल है लाइफ में.
इट्स एन इंडिकेटर कि आप घर में शायद आधा घंटा भी शांति से नहीं बैठ पाते होंगे. It's a absolute indicator. Education and skill are the major determinants of the earnings of an individual in the market. ठीक है. Women with less education and skills, obviously they will have not much of employability. ये सिर्फ मेहनत मशक्कत का काम ही कर सकते हैं, जिसमें physical labor बहुत ज़्यादा involved है. A majority of the women have meager education and low skill formation. और ये क्यों होता है? Because हमारा traditional mindset क्या है कि औरत है तो चूल्हे चौके का काम ही करना पड़ेगा और इसके लिए काहे का एजुकेशन. ठीक है. दैट्स द ट्रेडिशनल माइंडसेट दैट वी हैव इन इंडिया एंड मेनी ऑफ द कंट्रीज एज वेल. एंड द ट्रेडिशनल माइंडसेट इज कि भाई साहब बच्चों की परवरिश, घर का साफ सफाई, ठीक है, खाना पकाना, ये सभी अगर मेन जॉब होने वाला है, व्हाट डू यू नीड एजुकेशन एंड स्किल सेट फॉर. ठीक है. सो दैट इज द रीजन द एजुकेशन इज नॉट दैट मच. हम यहाँ पे एक शहर में रह रहे हैं और मैं आपको एक फैमिली का एग्जांपल दे सकता हूं, जो हमारे दोनों भी बच्चे मेरे पास ही पढ़ रहे हैं और एक लड़की और एक लड़का है. एक लड़की जो है वो एक सामान्य से स्टेट बोर्ड के स्कूल में है और लड़का जो है वो एक सीबीएसई के अच्छे कॉलेज में है. सो दिस डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन मेड बाय द फैमिली, राइट. सो दे आर, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के लिए तो लड़की को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़के को भाई साहब अच्छा स्कूलिंग दिला रहे हैं. लड़के को भाई साहब एक एक्सपेंसिव स्कूल में डाल रखा है और लड़की को एक सामान्य स्कूल में डाल के रखा है. ऐसा नहीं कि सामान्य स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन माइंडसेट यही है. ठीक है. माइंडसेट यही है कि भाई सब आगे चल के जब चूल्हा चौकाई करना है तो काहे का हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इसमें. ठीक है. सो दैट इज अ ट्रेडिशनल माइंडसेट दैट वी हैव. अ मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हैव मीगर एजुकेशन. इनका एजुकेशन बहुत ही वीक होता है एंड लो स्किल फॉर्मेशन. ऑब्वियसली स्किल सेट डेवलप हो नहीं पाता है. ठीक है. इनएडिक्वेट. वुमेन आर पेड लो एज कंपेयर टू मेन. पहले ऐसा था, अभी नहीं है. अभी लेबर लॉस चेंज हो गए हैं. सो अगर किसी मैन को और किसी वुमेन को कोई कंपनी हायर करती है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट, दे शुड बी पेड इक्वली. अ वुमेन कैन बी पेड मोर देन द मैन एज वेल. ठीक है. सो ये सारी चीजें अभी चेंज हो चुकी हैं. वुमेन आर पेड लोड एज कंपेयर टू मैन. मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर. ठीक है. ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हैं जहां पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है. ठीक है. जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर मतलब कभी भी जॉब जा सकता है. ठीक है. दे बेसिकली वर्क एट प्लेसेस. वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर. मतलब वुमेन पे जो मानसिक उत्पीड़न या किसी वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वर्क प्लेसेस में होती हैं. ठीक है. सो अभी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, wherein a woman if harassed sexually in a workplace can actually file a case against the management. ठीक है. या जिसके भी अगेंस्ट उसको फाइल करना. सो इन ऑर्डर टू but these laws are not very strong still. इतने ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है. तो ये एक चैलेंज है. वुमेन को वैसे ही एजुकेशन और स्किल सेट कम मिला हुआ है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, और जब वुमेन takes an initiative of going out and working as well, the workplace is not providing her that amount of security, because of which the involvement of women in generating national income is lesser as compared to men. ठीक है. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. तो unorganized sector है ये. Unorganized sector मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं है. हाँ भाई साहब मजदूरी का काम करना है, 200 रुपए मिलेंगे, 400 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे, ऐसा भाई साहब बिलिंग कर दिया हमने, शायद पूरे दिन के बाद थोड़ा बहुत ही पैसा मिला, पूरा नहीं मिला, हाँ कल मिलेगा, ऐसा है. ठीक है. सो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. दिस इज बेसिकली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा. ठीक है. सो इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव. अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम करते हो, इफ यू बेसिकली वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रॉपर ऑफिस जॉब्स में, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है. उस अपॉइंटमेंट लेटर में सारे क्लॉजेस होते हैं. ठीक है. कि आपका जॉब कैसा होगा. अगर लेट्स से इट्स अ वुमेन, शी विल बी एंटाइटल्ड टू 3 months ऑफ मैटरनिटी लीव. शी कैन वर्क फ्रॉम होम और शी कैन बेसिकली avail a maternity leave. If she is pregnant and she delivers a baby, then she is entitled to a maternity leave for 3 months. Child care and other social security systems. ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने अक्सर देखा रहेगा भाई साहब, बच्चों को लेकर ही वुमेन काम पे जाते हैं. ठीक है. बच्चों को कहीं पे बांध के रख दिया और काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं या सीमेंट का काम कर रहे हैं. तो मेहनत मजदूरी की जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या मैटरनिटी लीव? देयर इज नो मैटरनिटी लीव फॉर देम. ठीक है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन सब चीजों का कोई क्लॉज नहीं है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन चीजों का क्लॉज है. मैटरनिटी लीव इज बेसिकली व्हाट? द पीरियड ऑफ लीव दैट इज गारंटीड. ठीक है. सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, ये सब
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होते, ठीक है। वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल्स, वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मेन। तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो आपके एजुकेशन और स्किल सेट्स के हिसाब से आपको पे पैकेज मिलता है। सो एट पार मतलब इक्वली, ठीक है, यू आर पेड इक्वली अलॉन्ग विथ मेन। अदरवाइज आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं होता है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, मोस्टली वुमेन आर एम्प्लॉयड इन टीचिंग एंड मेडिसिन एज वेल। आप देखोगे अगर नीट के एप्लीकेंट्स को देखोगे या डॉक्टर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें आप ज्यादा करके फीमेल्स को देखोगे, दे विल बी बेसिकली मोस्टली फीमेल्स, ठीक है। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सम वुमेन हैव एंटर्ड, क्या कमेंट मार रहा है तू तब से, क्या कमेंट मार रहा है? हाँ तू उधर बैठ, तू कभी भी किसी के साथ बैठेगा नहीं, गो बैठ। और तुम अभी नए नए आए हो, उसके पल्ले पड़ के तुम आया मत करो भाई, मेरा भगा दूंगा मैं यहां से, एकदम पीछे बैठ। कंटिन्यूअस कमेंट मार रहा है तू रोज उधर ही बैठेगा, यू आर नॉट फिट टू सिट इन दिस कम्युनिटी। Some women have entered the administrative and other services. So बहुत सारे ऐसे भी वुमेन हैं, they have entered into administrative and other services. हंसी आ रही है, हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। मेरे हाथ पांव चलने लगे ना तो दो चार हड्डियां खिसक जाएंगी इधर ही। पढ़ना लिखना नहीं है ना, क्यों पेरेंट्स को उल्लू बना रहे हो यार, छोड़ दो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। व्हाई द हेल आर यू ड्रैगिंग दिस? एवरी डे यू आर अ प्रॉब्लम, एवरी डे। क्यों नहीं सुधर रहे हो भाई तुम? मैंने कल भी तुम्हारे बिना क्लास लिया था, एकदम स्मूथली ये आ रहा। The moment you are there, you will create a problem. Quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate. तो आपका जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होगी, ठीक है। सो लिटरेसी रेट इज व्हाट पीपल, व्हाट इज लिटरेसी रेट? हाउ डू वी कैलकुलेट लिटरेसी? व्हाट इज लिटरेसी? एक कंट्री का लिटरेसी क्या है? एंड हैज 7 years ऑफ एज। तो ये भाई साहब लिटरेसी रेट हो गई, ठीक है। अगर कोई एक इंसान पढ़ना जानता है, लिखना जानता है और समझना जानता है किसी एक लैंग्वेज को और उसके 7 साल के ऊपर हो गए तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ लिटरेट पर्सन, ठीक है। तो लिटरेसी भाई साहब क्या हो जाएगी? हेल्थ। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ इंडियन वाज 31.4 years। क्या सिर्फ 30 साल तक ही लोग बचते थे? नहीं, हो सकता था कोई 100 भी क्रॉस कर रहा हो, लेकिन एवरेज लाइफ कितना था? इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के टाइम पे average life of an Indian was 31.4 years because most of the diseases didn't have an answer in terms of medicine or vaccine. टाइफाइड हो गया लोग मर जाते थे, टीबी हो गया लोग मर जाते थे, ठीक है, कोई भी कॉलेरा हो गया लोग मर जाते थे, पूरा गांव का गांव गायब हो जाता था, ठीक है। सो उस टाइम पे मेडिसिनल केयर या वैक्सीनेशंस उतने इम्प्रूव्ड वे में नहीं थे, ठीक है। सो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन was 31.4 years. Today it has gone to 63.5, which is almost double. क्यों? क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ है, और क्या इंप्रूव हुआ है भाई साहब? हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ है और हमारे वैक्सीनेशन और मेडिसिनल केयर इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सो हेल्थ सेक्टर हमारा इंप्रूव इन सारे वजहों से हुआ है। मैं आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे दादाजी डॉक्टर थे एंड उनकी मतलब जब वो रिटायर कर गए तो मैं देखता था एक जो बाहर के बरामदे में बैठते थे वो, और कभी ना कभी कोई ना कोई गरीब आता रहता था, तो हमारे घर में ना ऐसा डब्बा था और उसमें चावल रहता था, तो वो एक कटोरी चावल उसको दे देते थे, कोई भी भिखारी आता था, ठीक है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही दोपहर को पूछा इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो आ रहे हैं आपके पास एक कटोरी चावल लेने, इन्होंने तो बांध लिया, इनको जीवन में कुछ काम करना है नहीं, क्या चेंज आएगा इसके? आपके एक कटोरी या 2 कटोरी चावल देने से क्या चेंज आएगा जीवन में? इनके जीवन में भी कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं आएगा और आपके जीवन में भी नहीं। सो दैट्स व्हेन ही सेड कि ये जो मैं दे रहा हूँ कोई दान करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मेरे को कोई दान की भावना से उनका भला हो इसकी भावना से नहीं दे रहा हूँ मैं, ये मेरी आदत पड़ गई है। मैंने बोला आदत? ये कैसी आदत है भाई साहब? तो उन्होंने बोला कि जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में था, जब मैं डॉक्टर था और मैं दूर दराज के गाँव में जाता था
इंडिया की हालत एक टाइम पे बहुत ख़राब थी, फेमिन्स बहुत ज़्यादा हुए थे। बंगाल फेमिन कभी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे, तो बंगाल फेमिन में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो जब जाते थे मतलब गांव में दूर दराज इलाज करने ऑन कॉल, तो वो जब जाते थे तो जिसको दवाई देना है वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या शायद दवाई दे भी रहे हैं, लेकिन वो इंसान ने 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो वो बोलते थे कि इस तरह की सिचुएशन मुझे बहुत फेस करनी पड़ती थी, इसीलिए मेरे वो बैग में मेडिसिन से ज़्यादा चावल हुआ करता था। मैं उनको एक पोटली चावल दे देता था कि भाई साहब इसको खा लो और इसको इस्तेमाल कर लो, शायद बच जाओगे, वैसा है। ठीक है, सो वही आदत चली आ रही थी। सो इसके लिए सिर्फ मेडिसिन से हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं हो सकता, या वैक्सीनेशन से हेल्थ केयर सिर्फ इंप्रूव नहीं हो सकता। हमारा हेल्थ केयर इंप्रूव होता है न्यूट्रिशन से, प्राइमरली हमारा न्यूट्रिशन इन प्लेस में होना चाहिए। ठीक है, सो हेल्थ डेफिनेटली टुडे आपका देखो 31 से 63 पे हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चीज़ों को सोचते हैं, बिजनेस सेंस में सोचते हैं, तो इस तरह से सोचिए चीज़ों को। 63 मतलब समझ लो 65 के बाद एक इंसान एक्टिवली बहुत कुछ काम नहीं कर सकता, थोड़ा भी कोई छोटा मोटा काम हो सकता है कर ले घर का, लेकिन एक्टिवली रिटायरमेंट एज है बेसिकली। ठीक है, अभी पहले क्या थे एवरेज एज भाई साहब 31, अभी नियरली 65 हो गई है, ऑलमोस्ट 75 तक टच हो जाएगी। इसके बाद ये बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हमारा हेल्थ केयर बढ़ रहा है भाई साहब, तो एवरेज एज बढ़ रहा है। मतलब इंडिया की देखिए 3 पॉपुलेशन हो गई एज वाइज अगर आप देखोगे। सो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ 0 to 15 ईयर्स, ये आपका एजुकेशन में जाएगा। ठीक है, देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ 15 to 65 ईयर्स, दिस इज गॉन इन बेसिकली जनरेटिंग इनकम, एंड 65 ईयर्स एंड ओल्ड, ये ओल्ड कैटेगरी है बेसिकली, इनका तो ज़्यादा मेडिसिनल केयर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ओके, सो अभी इसमें पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, इसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, पहले हमारा एवरेज एज था भाई साहब 31 ईयर्स। ठीक है, तो लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं। अब आप अगर कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं तो ऐसे सोचिए कि ये जो कैटेगरी है अगले 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाली होने वाली है, और इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इनको कोई मतलब अभी जो इनके बच्चे लोग हैं ऑब्वियसली दे आर एम्प्लॉयड समवेयर, तो इनको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। नर्सिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता हो, ओल्ड एज होम्स होते हो, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है अगले 5 सालों में। अगर आप देखोगे हमने 1947 में आज़ादी पाई और तभी 31 ईयर्स था, आज की तारीख में 2023 में ऑलमोस्ट कितने 77 साल हो गए, 77 ईयर्स में ये डबल हो गया है। आपका अगर देखोगे दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ गॉन टू डबल, तो ये अगले 8-10 सालों में बढ़ने ही वाला है। और अगर बढ़ेगा तो इस कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इस एज ग्रुप के लोग बहुत होंगे, और इनको केटर करने के लिए काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बिजनेस सेंस से बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो अलग इमोशनल नीड है। स्किल फॉर्मेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल फॉर्मेशन, तो आपका एजुकेशन, स्किल सेट्स और हेल्थ, ये तीनों चीजें प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो जितना भी कोई पॉपुलेशन भाई साहब स्किल सेट में बढ़ेगा, एजुकेशन में बढ़ेगा, ठीक है, स्किल सेट, एजुकेशन और हेल्थ में जितना ज्यादा भाई साहब इंप्रूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा क्वालिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन विल इंक्रीज। ठीक है, growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy. Liability मतलब बोझ हो जाएंगे। क्यों बोझ? मतलब अभी liability मतलब बोझ होता है, ठीक है, खर्चा ज्यादा होगा इन पे। Illiterate and unhealthy population, illiterate अगर होंगी तो उनसे हम मतलब कोई अच्छा खासा काम नहीं करवा सकते। हो सकता है पत्थर तुड़वा ले, हो सकता है भाई साहब कोई मेहनत मजदूरी का काम करवा ले, तो ये एक होगा। ठीक है, एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन अगर अनहेल्दी है, इफ दे आर अनहेल्दी ऑब्वियसली दे विल बी हैव टू केटर्ड टू, तो इनके लिए भाई साहब दान दक्षिणा से जितनी चीजें चल सके, ठीक है, दे आर बेसिकली लायबिलिटी। इलिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। ठीक है, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। एजुकेशन, एजुकेशन contributes towards the growth of the society also. It enhances the national income, cultural richness. ठीक है, अभी देखो नेशनल इनकम तो बढ़ने ही वाला है। क्यों? एडुकेटेड लोग ज्यादा इनकम कर सकते हैं क्योंकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है। दे कैन बी एम्प्लॉयड फॉर अ लॉट मेनी थिंग्स रादर देन एन अनएडुकेटेड पर्सन। अनएडुकेटेड इंसान को आप ज्यादा चीजों में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, एडुकेटेड पर्सन को आप बहुत सारी चीजों में एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो वंस यू गेट एडुकेटेड योर एम्प्लॉयबिलिटी गेट्स इंक्रीज। आप ये पढ़ाई का काम क्यों कर रहे हैं?
क्यों कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट को तो साइड में रखो, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, हाँ खुद का क्या क्या, आगे बात पैसे पे, सिंपल, सो दैट यू कैन अर्न। आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन कर रहे हो, सिंपल। कोई मतलब हाँ ठीक है ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान का क्या आचार डालेंगे अगर मेरे घर में पैसा ही ना हो तो ऑब्वियसली यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू अर्न मनी, राइट? सो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ वेल सो दैट यू कैन अर्न वेल, ठीक है? सो इट एनहांसेस द नेशनल इनकम। सो ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन का नेशनल इनकम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। कल्चरल रिचनेस, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल रिचनेस? कल्चर में रिचनेस आएगी। एक अनपढ़ गवार इंसान का व्यवहार और एक शिक्षित इंसान के व्यवहार में फर्क होगा, कल्चर में फर्क होगा। अनपढ़ गवार इंसान को शायद ये आइडिया ना हो कि थूकना किधर है, जोर से चिल्लाकर बातें नहीं करनी है, शौच किधर करना है, ठीक है? ये सारी तमाम चीजों उनको मालूम नहीं होंगी, लेकिन एक शिक्षित इंसान को ये सब मालूम होगा। सो कल्चरल रिचनेस बढ़ता है आपका, ठीक है? योर कल्चरल रिचनेस इंक्रीजेस। एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ, आवर वर्क प्लेस। आपने देखा है कभी भी फॉरेन कंट्रीज की कोई सीरीज देखिए, कितना क्लीन एनवायरनमेंट दिखता है उनको, गाड़ी चला के जा रहे बच्चे, रास्ते साफ, ठीक है, गार्डन वगैरह दिखता है। और जैसे इंडिया पे बात आती है, झोपड़पट्टी जुगड़ ऐसा दिखाते हैं लोग, राइट? सो व्हाई इज दैट? बिकॉज हमारा लिटरेसी रेट वाकई में बहुत कम है। और लिटरेसी है क्या? यही कि आप एक भाषा पढ़ना लिखना और जानना जानते हैं, समझना जानते हैं, और उसमें भी हम 100% नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी हम 100% नहीं हो पा रहे हैं। हम कॉलेज गए हो या नहीं गए हो, ये इसको तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट इवन कैलकुलेटिंग दैट एस्पेक्ट, ठीक है? जस्ट आप एक भाषा को जो, और एक भाषा को जानने समझने और पढ़ने के लिए आपको कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, है ना? लिटरेसी रेट मतलब वो इंसान तो लिटरेट ही हो गया ना। लिटरेसी रेट को कैसे डिटरमिन करते हैं? कितनों ने भाई साहब अंगूठा मारा है और कितनों ने साइन किया है, दैट इज ऑल दैट डिटरमिन्स लिटरेसी। इसी से लिटरेसी रेट होता है, ठीक है? तो कल्चरल रिचनेस बढ़ता है, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस बढ़ती है भाई साहब, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? व्हाई डज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस बढ़ जाती है? क्यों बताइए फटाफट, इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? अगर लिटरेसी, हाँ एजुकेशन बढ़ेगा तो आइडियाज, हाँ ठीक है, बट हाउ डज इट इम्पैक्ट द गवर्नेंस? जो लोग गवर्नमेंट रहेंगे उन लोग, गवर्नमेंट तो ज्यादा अशिक्षित लोग ज्यादा हैं। खैर मैं आपसे पूछ रहा हूँ गवर्नेंस कैसे अच्छा होगा? ओके, व्हाट एल्स? भाई अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको उल्लू बनाना मुश्किल होगा, गवर्नमेंट आपको उल्लू नहीं बना सकती, तो गवर्नमेंट को झक मार के काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? आप क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट को, अरे ये क्यों किया है, ये क्यों किया है, ठीक है? अभी गवर्नमेंट की जो इच्छा वही, अनपढ़ गवार लोग है, कैसे भी करके इनको उल्लू बना दो भाई साहब, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर शिक्षित वर्ग है तो उसको उल्लू नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? देन दे विल बेसिकली क्या, देखो हमारा क्या सही सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल है, लोगों के लिए गवर्नमेंट है, लेकिन लोग ही अगर अनपढ़ गवार हो तो भाई साहब क्या गवर्नमेंट अपना ही मनमानी करेगा, ठीक है? लेकिन लोग अगर शिक्षित हो, दे विल बी एबल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ठीक है? और फिर गवर्नमेंट थोड़ा सतर्क रहेगी भाई साहब, ठीक है? गवर्नमेंट विल बी अ लिटिल क्यूरियस। Countries like Iraq, Pakistan, African nations lack education, so there is no governments and a lot of unrest. हर समय वहाँ पे मतलब अफला तफली का माहौल है, कोई भी लीडर बन जाता है उनका, कभी भी भाई साहब मारा मारी होती है। तो ये सारी चीज़ों पे भाई साहब वहाँ पे एजुकेशन की मात्रा बहुत कम है, और इसलिए हमेशा एक अफला तफली का इन्वायरमेंट बना हुआ है। आप अगर एडुकेटेड होंगे आपकी चॉइस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इफ यू आर एडुकेटेड योर चॉइस विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है ये? तो जिस लीडर को आप चूज करेंगे वो भी एफिशिएंट ही होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर एडुकेटेड, ठीक है? तो दिस इज हाउ गवर्नेंस इज हेल्प। यहाँ पे भाई साहब ये देखो, कहीं बॉम्ब फूट रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, कभी वही हो रहा है, तो दिस इज एन अफला तफली का एनवायरमेंट। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। तो एजुकेशन को हम कैसे एनहांस करें, ठीक है? तो आप सबको आरटी एक्ट मालूम है, राइट? राइट टू एजुकेशन एक्ट। अंडर दैट एक्ट बेसिकली यू कैन, अगर कोई बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंसान है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंसान है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंसान है, तो वो किसी भी कॉलेज या स्कूल से फ्री में एजुकेशन अवेल करवा सकता है। आरटीई फॉर्म होता है, उस पर इंक्वायरी होती है, वगैरह वगैरह होता है।
सो उसके बाद वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, दैट पर्सन कैन बेसिकली क्लेम एजुकेशन, आरटी एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फोसिस इन गर्ल्स। अगर आप देखेंगे आंगनवाड़ी के जो स्कूल्स होते हैं उनमें फ्री मिड डे मील होता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा करके गांव खेड़ों में ये मेंटालिटी है कि अरे भाई साहब बच्चे हैं तो वो काम करने पे आने चाहिए ना, अगर काम नहीं करेंगे तो मैं हमको उनको खाना कैसे देंगे, खेती बाड़ी में करेंगे तो कुछ पैसा जनरेट होगा तो उससे भाई साहब काम होगा, उससे भाई साहब उनका हम खाने का जुगाड़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला चलिए आप उनको स्कूल भेजिए, खाने का उनका हम देख लेते हैं, कम से कम एक वक्त का खाना स्कूल में मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मिड डे मील, जस्ट टू अट्रैक्ट देम टू द स्कूल, ठीक है। सो पहली ये कड़ी हो गई। तो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्ट किए हैं जिससे एजुकेशन को बढ़ावा मिले, रिटेंशन। So education government effort, there is also establishment of PACE, getting schools like Navodaya Vidyalaya in each district। ये आंगनवाड़ी, नवोदया विद्यालय, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आने लगेंगे तो गांव खेड़ों के बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, ठीक है। पेस सेटिंग स्कूल्स, ठीक है, देयर इज अ पेस सेटिंग स्कूल्स। Jawahar Navodaya Vidyalayas are specifically tasked with the finding talented children, especially in rural areas of India, and providing them with an education environment to the best residential school system without regard to their family socio-economic condition। तो ये जवाहर नवोदय जो आपका स्कॉलरशिप होता है, इससे भाई साहब टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, उनके स्टडीज का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। There are approximately 593 JNVs, Jawahar Navodaya Vidyalaya, across India, one school per district as of 2010, ठीक है। तो ये इतने सारे भाई साहब, these schools are run by the government of India, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू, अभी हम एजुकेशन को छोड़कर स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं। वोकेशनल मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज वोकेशनल? वोकेशनल मतलब, और वोकेशनल मतलब हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड हो, नहीं, जो आपके स्किल सेट को बढ़ाए। टेलरिंग एक वोकेशनल थिंग है, ठीक है, मतलब उसमें एक स्किल सेट चाहिए, दैट इज व्हाट। फैशन डिजाइनिंग एक वोकेशनल कोर्स है, ठीक है। कंप्यूटर्स, यस, वोकेशनल मतलब जहां पे आप एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल सेट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, स्किल सेट को, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स with occupations related to knowledge and skills। तो नॉलेज और स्किल्स के साथ इनका वैसा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ओके। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान, ₹37966.9 करोड़ इन द 11th प्लान। तो आपके भाई साहब इंडिया में बहुत सारे प्लान्स लॉन्च हुए हैं, ये 5 साल के प्लान्स होते थे, 5 ईयर प्लान्स होते थे, ठीक है। तो पहला प्लान जब हुआ था, ठीक है, the plan outlay on education has increased। So in the first 5-year plan, the amount of money that was allotted by government to educational sector was just 151 crores। Today that amount is increased to 3,766 crores in the 11th plan, ठीक है। So expenditure on education has increased। 1951 to 52 आपका एजुकेशन का सेक्टर कितना था, 0.64% ऑफ जीडीपी, 0.64% ऑफ जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पूरे देश का इतना परसेंटेज एजुकेशन में खर्चा होता था या इतना इनकम जनरेट होता था, ठीक है, नेशनल इनकम। 2015-16 में इट हैज कम टू 3% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो एजुकेशन में होता हुआ खर्चा अभी 3% ऑफ एक्चुअल जीडीपी है। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, मेल, फीमेल एंड पर्सन, ठीक है। तो अगर आप लिटरेसी रेट सबका देखेंगे इतना है, मेल्स का लिटरेसी रेट और फीमेल के लिटरेसी रेट में काफी ज्यादा डिफरेंस था, देखो, ठीक है। अभी ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इफ यू लुक एट दिस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। नाउ दिस डिफरेंस इज बेसिकली रिड्यूसिंग। जिससे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्स और फीमेल्स के लिटरेसी रेट में भी एक अच्छा खासा डिफरेंस आता रहेगा, ठीक है। So female literacy in 1951, again what is literacy? ऐ देखो उबासी आ रही है इसको, हाँ, लिटरेसी क्या है? What is literacy? लिटरेसी बोल नहीं, लिटरेसी anybody who has attained 7 years of age and can read, write or learn one language, understand one language is considered to be literate, ठीक है। और यहाँ पे देखो फीमेल लिटरेसी 1951 मतलब 10% था, 10%।
इस 10% का शायद 0.2% शायद एजुकेशन को कंप्लीट करता होगा, बाकी तो ऐसे ही सीख जाते हैं किसी लैंग्वेज को। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट, यू डोंट नीड टू गो टू द स्कूल। ओके, हाउ मेनी हैव टेकन, अभी तो मराठी कंपलसरी हो गया, कितने लोगों ने इस साल ही मराठी लिया है? इस साल ही मराठी लिया है, ओके। इसके पहले आपको मराठी नहीं आती थी? आती थी? नहीं नहीं, मराठी एज अ लैंग्वेज आती थी कि नहीं? आती थी, राइट, बिकॉज यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र, वो लैंग्वेज आप अपने आप ही सीख लोगे, ठीक है। ओके, तो फीमेल लिटरेसी रेट इन 1951 वाज अराउंड 10%, मेल लिटरेसी रेट इन 1951 वाज अराउंड 20%, टोटल लिटरेसी रेट कितना था भाई साहब आपका? 30%, ठीक है, ये 1951 का है ये, ठीक है, दिस इज टोटल लिटरेसी रेट। नाउ इन 2011 फीमेल लिटरेसी रेट हैज गॉन अप टू 65%, सो फ्रॉम mere 10% or 11% has gone up to 65%, ठीक है, एंड मेल लिटरेसी रेट हैज गॉट अप टू 80%। ये लिटरेट मतलब ये कॉलेज जाने वाले लिटरेट नहीं है, ये एक भाषा को जानते हैं, ठीक है, 80%, एंड फाइनली टोटल लिटरेसी रेट हैज आल्सो गॉन अप, ठीक है। सो इस तरह से आपके एजुकेशन में इन्वेस्ट, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ये भाई साहब कॉलेजेस को ग्रांट्स देता है, कॉलेजेस को कमीशन करता है, यूनिवर्सिटीज को कमीशन करता है, ऑथेंटिक बनाता है, ठीक है। कोई भी अगर समझ लो भाई साहब कल को नचिकेत बोलता है मेरे को कॉलेज खोलना है, तो भाई साहब उसको सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए और यूजीसी अप्रूव चाहिए, वो इट हैज टू बी एन यूजीसी अप्रूव कॉलेज, यूजीसी हैज टू बेसिकली अप्रूव दिस, ठीक है। सो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, तो देखो 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे भाई साहब हायर एजुकेशन के, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी कितने थे भाई साहब? नंबर ऑफ कॉलेजेस 750, इसमें सब आ जाते हैं आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, आपके एमबीए इंस्टीट्यूट्स, ये सारे हायर, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितने थे आपके? 30, स्टूडेंट्स कितने थे, टीचर्स कितने थे, ठीक है, दिस वाज वे बैक इन 1950-51। 1991 में देखिए इसका ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया, all of them increased, ठीक है। फाइनली इन 1998 दिस कीप्ट ऑन इंक्रीजिंग, तो अगर आप देखोगे साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। दिस इज 2015-16, अगर आप देखोगे 750 से लेकर यहाँ पे कितना हो गया है? 41,000 हो गया है। 24,000 टीचर्स से कितना हो गया भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज हाउ 14 लाख टीचर्स अभी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, इन द एजुकेशनल सेक्टर। सो दिस हैज इंक्रीज्ड। लिटरेसी अमॉन्ग मेल्स इज नियरली 16.6 हायर देन फीमेल्स, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। आज भी भाई साहब मेल्स और फीमेल्स के लिटरेसी रेट में कम से कम 16% का डिफरेंस है, ठीक है, विच मीन्स दैट थियोरेटिकली हम अभी भी फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एज अ कंट्री। वी आर नॉट सपोर्टिंग द फीमेल एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमने अभी तक मान रखा है कि इनका आगे चल के काम चूल्हा चौका ही होगा, ठीक है। सो वो कंपटीशन का वो स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं होता है इनमें। लिटरेसी अमॉन्ग्स मेन इज अबाउट दैट इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू दैट इन रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज में आपके स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अर्बन एरियाज में पढ़े लिखों की संख्याएं ज़्यादा हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया, द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपैंडेड टू ओवर 8.5 लाख इन 2013-14। प्राइमरी मतलब एकदम जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। स्कूल स्टैब्लिश करना और स्कूल चलाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2-4 बिल्डिंग बनाकर स्कूल बना दिया जाता है, लेकिन उस स्कूल में बच्चों का आना, उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलना, ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जो मास्टर्स को हम एम्प्लॉय करते हैं वो भाई साहब कहीं और खैनी नहीं मिल रहे होंगे, बच्चा लो चलो बोर्ड में जो लिखा है लिख लो भाई साहब, खैनी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। जो अभी बच्चे लोग कितने दिन आएंगे ऐसे स्कूल में? कुछ दिन आएंगे फिर अपने आप ही छोड़ देंगे भाई साहब, पढ़ाई नहीं होती, क्या करेंगे वहाँ पे जाकर, ठीक है। इससे अच्छा खुद ही खैनी मिल रहे भाई साहब। तो अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज बीन डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब ये डाइल्यूट हुआ है बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। इसीलिए जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन पे इंस्पेक्शन का नियम है। वहाँ पे भाई साहब इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि वाकई में स्कूलिंग हो रही है कि नहीं। लेकिन कभी कभी वो इंस्पेक्टर्स भी फ्रॉड निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा स्कूल से लिया और ठीक है मामले को दबा दिया। ओके, सो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। बीत चुका है, हम नहीं कर पाए हैं इसको, ठीक है। 2010 में सबको हो जाना चाहिए था। It is an initiative of the central government plus state government plus local government plus community।
सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें था और उद्देश्य या मकसद ये था कि सबको बिटवीन द एज ग्रुप बिफोर 14 ईयर्स दे शुड बी गेटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन मुहैया कराई जाए। बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। मिड डे मील स्कीम, ये मिड डे मील का स्कीम क्यों चला भाई साहब? क्योंकि गांव खेड़े में फार्मर्स लोग अपने बच्चे को भेज ही नहीं रहे। अरे अगर इनको भेजा तो उनको खिलाएगा कौन? खेत में थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो पैसा आएगा, उससे उनका खाना बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला चलिए आप भेजिए, इनके एक टाइम का खाना हम देते हैं। तो दैट वाज द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो, इसके लिए मिड डे मील स्कीम चालू किया गया भाई साहब, ठीक है। This program supplies free lunches on working days for children in primary and upper primary classes in the government schools. ठीक है, clear है? Everybody clear on this one? In 2013-14, the government spent 13,000 crores on this scheme, mid-day meal scheme में. These policies could add to the literate population of India. 12th plan, देखो 5 years के plans government launch करती रहती है, ठीक है? So, according to the 12th plan, endeavors on increasing enrollment in higher education from 18 to 23 years of age group to 25.2% by 2017-18. हायर एजुकेशन मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के बाहर, ठीक है, मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज, इनको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। जैसे एमबीए हो गया, ठीक है, जैसे आपका एमबीबीएस हो गया, ये सारा आपके हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, ठीक है। किसी को भी अगर आई इन्फेक्शन हुआ है वो यहाँ पे आ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा पहन के आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जैसे सोहम सुरभि एब्सेंट है लेकिन उसने बोला कि आई इन्फेक्शन हुआ है, बट यू कैन कम, ठीक है। मैं किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये चश्मा पहन के आएंगे तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट, ठीक है, क्योंकि चल रहा है, मतलब हो ही सकता है किसी को भी, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस। तो प्लीज वेयर सन ग्लासेस एंड कम, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विद मी, ठीक है, क्लियर है। तो एब्सेंट मत होइए, जितना अगर आप शारीरिक रूप से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्यों एब्सेंट होना है? अगर आप चश्मा पहन के आ सकते हैं, प्लीज डू कम, आई हैव नो नथिंग अगेंस्ट दिस, ठीक है। एंड टू रीच, हाँ भाई अगर सर्दी खांसी हुई है तो थोड़ा मास्क लगा कर आइए, बस दैट इज इट। तो एंड टू रीच टारगेट ऑफ 30% बाय 2020-21 विच कुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज में हायर एजुकेशन का बाकी सारे कंट्रीज में काफी ज्यादा परसेंटेज है एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज टारगेटिंग। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस एंड टू रीच टारगेट ऑफ 30% बाय 2020-21 which would be broadly in line with the world average। तो वर्ल्ड एवरेज आपका भाई साहब 30% है। मतलब कैसा है, देखो एजुकेशन तो सब लोग ले रहे हैं, एक स्टेज पे छोड़ देते हैं, हायर एजुकेशन पे जा नहीं रहे हैं। बहुत कम लोग हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, जैसे आपका एमबीबीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ये सब हायर एजुकेशन के स्ट्रीम से बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितना लिटरेट लोग हैं जो कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट अपना एलिमेंट्री एजुकेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ लेट्स मेक देम मूव टू हायर एजुकेशन। तो ये 30% का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है और यही टारगेट या यही अचीवेबल टारगेट दूसरे कंट्रीज ने अचीव किया है। सो इट्स अ प्रीटी मच अचीवेबल टारगेट, ठीक है। क्वालिटी, सो अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। अगर आप देखोगे सबका जो स्टेट बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस इन सिंक विद सीबीएसई रहता है। तो ये जो करिकुलम होता है ये बहुत मतलब प्रैक्टिकली डिजाइन किया गया करिकुलम है, इसमें आपको सारी चीजों की जानकारी मिले, है ना। सो जो भी आपका स्टडी का करिकुलम है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ऐसा ही नहीं कि अच्छा चलो ये वाला चैप्टर अच्छा लग रहा है देखने में, चलो इसको इंक्लूड कर दो भाई साहब, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट शुड केटर टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट इन योर नॉलेज एज वेल एज स्किल सेट्स, ठीक है। तो ये चल रहा है। एडॉप्शन ऑफ स्टेटस स्पेसिफिक वोकेशनलाइजेशन, आपका एनईपी, कितने लोगों ने पढ़ा है एनईपी को? भाई साहब आपका जीवन उथल पुथल होने वाला है एनईपी की वजह से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई है उसको कितने लोगों ने पढ़ा, जाना और समझा है, या उसके क्लासेस अटेंड किए हैं? आपके स्कूल्स में क्लासेस हुए थे इसके बारे में? अरे चलो कुछ भी पकाओ मत, तुम्हारे स्कूल में हुआ था मुझे मालूम है, 10th का हुआ था, बाकी लोगों का भी हुआ था ऑनलाइन, झूठ मत बोल तू, हर सबका हुआ था, मैंने अटेंड किया एज अ पेरेंट। सो दैट वाज देयर, ठीक है। एनईपी का आपको गाइडेंस कैसे एनईपी पे आपका पूरा एजुकेशन होगा, दिस शुड बी देयर। तो उसमें वोकेशनलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया गया, मतलब उसमें कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। बच्चों को ऐप डेवलपमेंट या जो भी नई चीज़ें चल रही हैं वो सिखाया जाएगा।
ठीक है, दैट वुड बी देयर, क्योंकि आज की तारीख में कंप्यूटर से तो सब लोग एक्वेंटेड हैं, बट हाउ टू यूज इट टू जनरेट इनकम और वोकेशनलाइजेशन, दिस वुड बी taught, ठीक है. So central disciplines which help individuals to acquire non-academic skills and related to specific occupation, example इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, बेकरी, टेलरिंग, इन सब चीजों का भाई साहब इन्वॉल्वमेंट होता है, बेकरी, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ओके. नेटवर्किंग, द यूज ऑफ द आईटी, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारी चीजें, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सारा भाई साहब आपका चल रहा है, ठीक है. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. तो बहुत सारा significant growth हुआ है, ठीक है. And there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. तो काफी सारा growth हमको देखने को मिलता है. Explain the initiatives taken by the government to improve elementary education in India. The initiatives taken by the government to improve elementary education, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है. सर्व शिक्षा अभियान aims at the universalization of elementary education in a time bound manner, making it free to children. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, making it free to children between the ages of 6 and 14 years with a special emphasis on girls education. It has been embodied as under the Right to Education Act. Navodaya Vidyalayas, model schools have been opened in each district as ideal schools whose facilities and methods can be replicated by other schools. Midday meal scheme launch किया है गवर्नमेंट ने, vocational streams भी launch की हैं, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary. अभी देखो, कोई समझ लो ब्रिज कोर्स कैसा होता है, जैसे कोई भाई साहब किंडरगार्टन में गया ही नहीं, अभी गांव में पढ़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है, अचानक से उसके पेरेंट्स ने बोला चलो सब जगह सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तू भी लग जा किसी स्कूल में, तो उसको लगा दिया स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में, उसको समझ में नहीं आएगा, है ना. तो इन ऑर्डर टू कवर अप दैट नॉलेज गैप फॉर 4 or 5 years he has not been to a school, in order to cover up that knowledge gap there are bridge courses which are offered by these schools to enhance their knowledge gap and then get them promoted to 6th or 7th standard as per their skill set, ठीक है. अभी आते हैं भाई साहब हेल्थ पे. डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज अ हेल्दी वर्कर और ऑफ इल हेल्थ. अगर आप भाई साहब कहीं जॉब पे अप्लाई करते हैं और आप साथ में लिख देते हैं कि भाई साहब मैं हफ्ते में 3 दिन एब्सेंट रहूँगा, मेरा हेल्थ खराब रहता है, तो वो कंपनी आपको हायर करेगी, जितना भी आपको नॉलेज हो, जितना भी स्किल सेट हो, भाई साहब कंपनी बोलेगी तुम घर ही बैठो भाई, ठीक है. तो हेल्थ इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है. योर एम्प्लॉयबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीजेस with the amount of knowledge and skill sets that you have, but it also increases with your health. If your health is good, कंपनी को आप पे भरोसा रहेगा और फिर काम आपको मिलता रहेगा, ठीक है. हेल्थ ही साथ नहीं देगी तो भाई साहब it's not good. The health of a person helps him to realize the potential and ability to fight illness. An unhealthy person becomes a liability for an organization. ठूंसते रहो भाई साहब उल्टा सीधा जंक फूड, और भाई साहब पूरे दिन अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है. That person will not be capable of finding better jobs. Henceforth, improvement in health status of the population has been priority of the country. Our national policy too aimed at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with special focus on unprivileged segment of the population. तो unprivileged जो section है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, education नहीं है, जिसके पास सारी तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी काफ़ी सारा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है. लॉट ऑफ अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड ओवर द लास्ट 5 decades. इंडिया हैज़ बीन बिल्ट अप एज अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. और इंडिया में इतना ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर्स इतने अच्छे हो चुके हैं आज की तारीख में कि बाहर से लोग आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक है. सो हेल्थ सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, owned by private individuals or companies. Health infrastructure over the years, ठीक है. So dispensaries and hospitals, ठीक है. आपके पहले भाई साहब ये क्लिनिक्स हैं, ठीक है. Then we have dispensaries and hospitals, beds, ठीक है. और अगर आप देखोगे नर्सिंग पर्सनल रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर्स जो एक्चुअली MBBS कर चुके हैं, उनकी संख्या देखो, ठीक है. 2015 में कितनी थी? 10, ठीक है. 2010 और ये क्या है भाई साहब, रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर्स पर ईयर 33,301, ठीक है. ये भाई साहब थोड़ा सा कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है. नर्सिंग पर्सनल अगर आप देखोगे, दिस इज हाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड, नर्सिंग पर्सनल हैज़ इंक्रीज्ड. सब सेंटर PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये आपका भाई साहब PHC मतलब क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर. प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब क्या हो जाएगा?
सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है? जहां पे बच्चों को मुफ्त में टीका वगैरह लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मतलब कॉमन इलाजें होती हैं, ठीक है। There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. तो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफी कम है, क्यों? एनी आइडिया? इतनी कम क्यों है भाई साहब? सीट्स कम, कॉलेज कम होगी, सीट भी कम होगा भाई साहब। लोग लोग स्ट्रीम में जा नहीं रहे हैं। क्या बात कर रहा है भाई साहब? नीट में कम से कम 50 लाख लोग रेट अपना वो देते हैं नीट का एग्जाम, टेस्ट पास नहीं कर, नहीं, मेरा आपसे ये पूछना है कि इतने कम ही मेडिकल कॉलेजेस क्यों है? ओके चलिए, टीचर की एक बात हो सकती है, मतलब टीचर को डॉक्टर तो कम से कम होना ही पड़ेगा, है ना। और मेडिकल कॉलेजेस क्यों कम है इतने? कोई डॉक्टर बनेगा तो टीचर नहीं बनेगा। ओके चलिए, किसी डॉक्टर को अगर ये बोला जाए कि आप भाई साहब जब डिस्पेंसरी में रखेंगे तो आप जो भी काम करें 2 घंटा दीजिए, हम आपको रोज का 20,000 का सैलरी देंगे, करेगा वो? कुछ क्यों नहीं करेगा? पढ़ाने के लिए। और बताइए, और क्या हो सकता है? मेडिकल कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव सेटअप से आते हैं। द एक्सपेंसिव सेटअप, बहुत ही एक्सपेंसिव सेटअप है एक मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश करने में, ठीक है। एक मेडिकल, अगर मुझे कल एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना पड़े ना, आराम से बन जाएगा भाई साहब, बहुत कम खर्चे में इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएगा। इंजीनियरिंग में थियरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। आप थियरी पढ़ाते रहिए, अपने आप सीख जाएंगे, लेकिन मेडिकल में प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। चीड़ फाड़ करना है भाई साहब, किसी इंसान का चीड़ फाड़ करना है तो आपको उस तरीके के टेक्नीशियन में डेवलप होना पड़ेगा। आपका एक मेडिकल कॉलेज नहीं करके 100 करोड़ में बनेगा भाई साहब, फिर भी बहुत कम बोल रहा हूं मैं। मेडिकल कॉलेज आर हाईली एक्सपेंसिव, एक बहुत ही एक्सपेंसिव सेटअप है, और इसीलिए भाई साहब आपका मारामारी है, ठीक है। ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस आर लोकेटेड, ठीक है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव सेटअप है, बहुत ही एक्सपेंसिव। इसीलिए गवर्नमेंट आज की तारीख में क्या कर रही है, गवर्नमेंट देख रही है भाई साहब मेरे को 100 करोड़ डालने पड़ेंगे एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए। अभी उसको बनने में कम से कम जाएगा 4-5 साल, ठीक है। उसके बाद भाई साहब उसमें डॉक्टर्स ये वो, उसे तो बनने के बाद खर्चा चलाने में कितना जाएगा, ये तो सिर्फ बना है, मतलब हॉस्पिटल में बेड्स, फैसिलिटीज, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उसका खर्चा भी तो, डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे भाई साहब, असिस्टेंट्स रखने पड़ेंगे, नर्सेस रखने पड़ेंगे, ये सब भी तो खर्चा है। तो ये सब कहाँ से चलेगा? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी एक योजना है जिसको हम आयुष्मान भारत योजना बोलते हैं, ठीक है। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक टाई अप कर दे रही है। गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ पे हम एक मेडिकल कॉलेज इनके साथ ही खोल देते हैं, खर्चा कम हो जाएगा। ऑलरेडी भाई साहब जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें फैसिलिटीज हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, यही लोग यहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे काफी जल्दी में और काफी कम खर्चे में ये बन जाएगा, ठीक है। आप देखोगे पहले यहाँ पे सिर्फ MGM था एज अ हॉस्पिटल, आज की तारीख में ये मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, ठीक है। आगे जाओगे खारगर में देखो भारतीय विद्यापीठ आपको दिखेगा, इट इज अ हॉस्पिटल एज वेल एज अ मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से अगर आप देखोगे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनके साथ एक छोटा सा मेडिकल कॉलेज खोल दे रही है, जिसके साथ भाई साहब मतलब सीट्स बढ़े, ठीक है। इंस्टेड ऑफ employing 100 crores and waiting for 5 to 10 years before a medical college can actually take off, government is tying up with these बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उनके साथ टाई अप कर रही है एंड स्टैब्लिशिंग दीज कॉलेजेस, ठीक है। एक चीज आपके लिए बहुत अच्छा है ये कि गवर्नमेंट ने जो नीट का एग्जामिनेशन रखा है वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी डॉक्टर्स का रेशियो बढ़ाना है, उतना है टफ, कंपटीशन तो है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भाई साहब ये जो नीट का एग्जामिनेशन है एज कंपेयर टू मेडिकल, एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग, ये काफी इजी है। तो इससे ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग मेडिकल स्ट्रीम में जाएं, ठीक है, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पैसा बहुत कम लगता है। अगर आज की तारीख में आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS पढ़ रहे होंगे तो आपका
खर्चा 1 करोड़ से 2 करोड़ जाएगा 5 सालों में, सिर्फ पढ़ाई का खर्चा, बाकी आपका खाने पीने का नहीं, ठीक है। 1 से 2 करोड़ आप स्पेंड करेंगे सिर्फ डॉक्टर बनने में, इफ यू आर बेसिकली परसुइंग योर MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। वही चीज अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करेंगे तो बहुत कम में निकलेंगे, 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख में हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा, इसीलिए देखो नीट में मारामारी है। नीट में लोग एग्जाम्स के लिए इतना मारामारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये पैसा बचाना है, ताकि कम पैसे में वो डॉक्टर बन सके और उसी पैसे को लगा सके क्लिनिक खोलने में या हॉस्पिटल खोलने में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग आउट देयर। सो मेडिकल प्रोफेशनल जो है, ठीक है, आज की तारीख में हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस कम हैं। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं 29, ठीक है, बाकी अदर स्टेट से। सो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। द मेजर्स अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू अबाउट 68.3। अभी आपका भाई साहब 68.3 हो गया है, 31 से चले आ रहे हैं हम। 1951 में हमने देखा तो आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑलमोस्ट टचिंग 70 ईयर्स, ऑलमोस्ट टचिंग 70 ईयर्स, 70 साल, ठीक है। Infant mortality rate. What is infant mortality rate? Anyone? 1 साल से पहले मर जाने की पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आप देखोगे आपके मतलब जो पहले के जनरेशन थे उनके 8-10 बच्चे होते थे। कभी पूछा उनसे कहाँ इतना पैदा किए हो? ओके, उनसे नहीं, वो इतने ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते थे भाई साहब? क्योंकि वहां पे 10 अगर बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें से 4 मर ही जाएंगे, ये मरना ही मरना है उनको, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे उतने ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, उतने सारे वैक्सीनेशंस नहीं थे। आपको हिसाब भी है आपको कितने वैक्सीनेशंस लगे हैं? आपके अपने फाइल्स होंगे, उनको खोल कर देखिए, कम से कम 25 वैक्सीनेशन ठूसे गए होंगे आपको 1 साल में, पहले 1 साल में, ठीक है। पहले आपके जन्म के बाद ही 1 साल में कम से कम 25 वैक्सीनेशंस आपको लगे हैं, ठीक है। आपके फाइल्स जरा तोड़ मटोड़ करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतने वैक्सीनेशंस का स्कीम पहले नहीं हुआ करता था, तो छोटे छोटे बीमारियों से ग्रस्त होकर बच्चे मरते थे। तो 10 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें 4 मरेंगे, इसलिए 10 कर करके रखो, ऐसा था, ठीक है। ओके, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR हैज कम डाउन फ्रॉम 147 टू 37। तो 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें पहले क्या होता था, ऑलमोस्ट 150 बच्चे मरते थे, किसमें? 1951 में। आज की तारीख में ये रेट कम होकर 37 हो गई है, ठीक है। इट हैज ड्रॉप डाउन टू 37 थैंक्स टू द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन स्कीम्स दैट हैव कम अप, ठीक है। crude birth rates have dropped from 20.8 and death rates to 6.5 within the same duration of time, ठीक है। तो ये सब भाई साहब ड्रॉप हो रहा है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एक्सेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। भाई साहब बच्चों को हम बचाएंगे तो ही हम शिक्षा की बात कर सकते हैं ना भाई साहब, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज अ मार्क बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई साहब अगर इंसान को ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ पे हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे जहाँ पे एवरेज एज 31 ईयर्स है, तो भाई मेरा तो अभी कभी भी नंबर लग सकता है, ठीक है। अगर मैं 40 का हो गया हूँ तो मेरा तो मैं तो क्रॉस कर चुका हूँ एवरेज, कभी भी गिर सकता हूँ भाई साहब। तो अभी मैं क्या करूँ भाई साहब, अफला तफली में रहूँगा, ठीक है। बट इफ यू नो दैट एन एवरेज लाइफ इज अप्रॉक्सिमेटली 68 ईयर्स, यू हैव सम टाइम लेफ्ट, तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो पाएंगे, ठीक है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, ensuring nutrition along with mother and child care, ठीक है। What is the significance of health? Health is the population determining the health of the economy in general. The good health of a person enables him to realize his full potential. भाई साहब जिसका हेल्थ ठीक ठाक है वो अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज कर पाएगा, चाहे वो एथलीट बन रहा हो, चाहे वो भाई साहब एजुकेशन में जा रहा हो, चाहे डॉक्टर बन रहा हो, चाहे इंजीनियर बन रहा हो। द प्राइमरी बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, ठीक है। इफ यू हैव अ गुड हेल्थ देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू move further in life. Clear है भाई साहब, okay. The conversely an unhealthy person becomes a liability for the economy. कोई भी अनहेल्दी पर्सन जो मेजर किसी बीमारी से गुजर रहा हो, ठीक है, तो मतलब मेजर कोई बीमारी हो, ऐसा सर्दी खांसी हुआ, कंजंक्टिवाइटिस हुआ, इसको हम अनहेल्दी नहीं बोलेंगे। An unhealthy person is maybe suffering from cancer, maybe suffering from diabetes, maybe suffering from a chronic disease, ठीक है, इसको हम अनहेल्दी बोलेंगे। इनकी एम्प्लॉयबिलिटी भाई साहब कम होगी, ठीक है। Unemployment. What is unemployment? A person wants to work and is not getting
गुड। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज विलिंगनेस टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग अ जॉब एज पर हिज क्वालिफिकेशंस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अभी समझ लो भाई साहब कृष्ण मात्रे के पापा के पास बहुत पैसा है, तो वो काम नहीं कर रहा है, तो हम मतलब हम बोलेंगे क्या वो अनएम्प्लॉयड है? अरे काम करने की जरूरत क्या है, अय्याशियां करे, है ना भाई साहब? उसके पापा के पास बहुत पैसा है, लेट्स से, सो देन ही इज नॉट वर्किंग, सो विल वी से दैट इज अनएम्प्लॉयड? हिज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो पैसा और जनरेट करे ऐसी जरूरत ही नहीं है, वो अय्याशी करे जीवन में, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि भाई साहब आपके पास स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज है और आपको काम करने की इच्छा भी है, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपको काम नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? क्लियर है? ओके। Shakal's mother Sheila looked after the domestic course children and helped her husband Bhuta in the field. क्या ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है? वुमेन जो काम कर रहे हैं पूरे दिन भर, जो घर में काम तो कर रहे हैं, वो पैसा मिल रहा है नहीं, तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट है भाई साहब? ठीक है, ये है भाई साहब है। अगर कोई लेडी अपने घर में खाना बना रही है तो उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी और के घर में अगर खाना बनाए तो उसको पैसा मिलेगा। तो इज शी अनएम्प्लॉयड इन हर होम? यस, शी इज अनएम्प्लॉयड इन हर होम, राइट? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। Shakal's mother Sheila looked after the domestic course children and helped her husband Bhuta, ठीक है? And Shakal's mother Jitu and sister Situ spend their time playing and roaming. Can you see Sheila और Jitu और Situ unemployed? If not, why? ये बच्चे जो खेल रहे हैं इनको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड हैं, क्यों? तो वर्किंग कैपेबिलिटी में हम उनको नहीं वर्किंग पॉपुलेशन में उसको नहीं जोड़ते हैं। 15 ईयर्स के बाद, हम 15 ईयर्स भी नहीं बोलेंगे, हम 21 ईयर्स बेसिकली बोलेंगे, लेकिन 15 ईयर्स के पहले हम वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं गिनती करते हैं, ठीक है? सो दीज आर नॉट कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड, ठीक है? नो, दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 टू 59 ईयर्स, ठीक है? ये आपका भाई साहब पॉपुलेशन है। शाकाल्स brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called as unemployed. Shakal's mother Sheila works for the family, ठीक है? She is not willing to work outside her domestic domain for payment. तो फैमिली के लिए काम कर रही है वो, लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड, हर घर के बाहर वो काम नहीं करना चाहती है, ठीक है? ओके, शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। जो काम करना चाहते हैं और जो पैसा उस काम के लिए मिलता है उस पे भी वो काम करना चाहते हैं। जैसे समझ लो अभी समझ लो कृष्ण मात्रे भाई साहब अनएम्प्लॉयड है घर पे, उसके पापा के पास बहुत पैसा है, अभी वो बोल रहा है मैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूंगा, मैंने सीखा हुआ है, लेकिन उस एक काम के लिए मैं 2 लाख रुपए लूंगा 2 घंटे के काम के लिए। कोई वही 10,000 में करके चला जा रहा है, तो लोग उसको क्यों एम्प्लॉय करेंगे? सो इसका ये अनविलिंगनेस है, ही डजंट वांट टू वर्क, एंड इवन इफ ही वांट्स टू वर्क ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, मतलब उस पगार पे वो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है? तो अगर कोई इंसान है जो काम करना चाहता है और जो करंट वेजेस है उसी पे काम करना चाहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, और फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो देखो अगर जिस समझ लो जो रेट चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कोई एक घंटे का 10,000 रुपए है और वो अगर 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो ये पूरा दिखा रहा है कि वो काम नहीं करना चाहता है, अपना प्राइस बढ़ा रहा है, ठीक है? और वही काम कोई 10,000 में करके चला जा रहा है। तो अगर गोइंग वेजेस पे कोई काम करने के लिए रेडी है और फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, देन वी विल कॉल दैट पर्सन अनएम्प्लॉयड, ठीक है? क्लियर है? सो अगर कल कृष्ण मात्रे बोलता है कि मुझे काम नहीं मिला भाई साहब, आई एम अनएम्प्लॉयड, नहीं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, उसको काम मिला था, लेकिन इतना हाई प्राइसिंग लगाया कि उसको काम नहीं दिया गया, ठीक है? सो ही हैज चोजन अनएम्प्लॉयमेंट बाय हिमसेल्फ, इट इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सो गोइंग वेजेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अनएम्प्लॉयमेंट भाई साहब क्या होती है? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, और भाई साहब शहरी इलाके में भी भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट होता है। रूरल एरियाज में होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट एनीवन हो सकता है, कोई खेती बाड़ी आप कर रहे हो जहां पे 6 महीना कोई काम ना हो, सीजन ना हो भाई साहब, ठीक है, तो कोई काम नहीं है, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और क्या होता है भाई साहब? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? सूरज पानी गिरे के 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो सूरज के भाई साहब 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं, और ये एक ऐसे खेत में काम कर रहा है जहां पे वो और उसका एक बेटा अगर काम करेंगे तो 100 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस हो रहा है।
उसके 100 बच्चे यहाँ पे काम करेंगे तो 105 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा। तो इसका मतलब जो काम 2 लोग कर पा रहे थे, अभी 8 लोग और उसमें जुड़ गए जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यही 8 लोगों को अगर सूरज बाहर काम करने को भेज दे तो क्या हो जाएगा, फैमिली का इनकम बढ़ जाएगा। देखो, तो ये जो 8 लोग काम कर रहे हैं, ये कहने को तो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत की जरूरत नहीं है। उनकी मेहनत का जो प्रोडक्टिविटी है वो हमको नहीं दिख रहा है। भाई साहब, पहले 100 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस हो रहा था, अभी चलो 105 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस, 10 लोगों से 5 क्विंटल ही बढ़ा। ठीक है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो अच्छा है कि एक और को ले लो, बाकी 7 को छोड़ दो। ठीक है, तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट डज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस? इट मींस दैट you are employed, you are working somewhere, however you are not generating that amount of money. क्लियर है भाई साहब ये? ओके, बहुत बढ़िया। अर्बन एरियाज में क्या होता है भाई साहब? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक समस्या है, एडुकेशन बहुत है लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, और क्या है भाई साहब? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। आप एडुकेटेड हैं लेकिन टेक्निकली एक काम नहीं जानते हैं, तो ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, सो आप क्योंकि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, और रूरल एरियाज में सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ओवर क्राउडिंग जहां पे हुई है उसको हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग इज डन। ठीक है, ये भाई साहब आपका सीजनल चीजें हैं। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People dependent upon agriculture usually face such kind of a problem. ये उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये होता ही है। तो इसको हम कैसे कर्टेल करेंगे? By ensuring that we are into more of agriculture। मतलब आप सीजनल क्रॉप्स लगाइए। अच्छा चलो, इस क्रॉप का सीजन खत्म हो गया, दूसरे सीजन में आप दूसरा क्रॉप लगा दीजिए। वही क्रॉप के नीचे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि बीच में जो हमको इंटरवल मिल रहा है 2-3 महीने का, इस टाइम पे हम कौन सा क्रॉप लगा सकें। ठीक है, ओके, ये हो गया सीजन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादा ओवर क्राउडिंग। भाई साहब, 2 लोग वही काम कर रहे हैं और 10 लोग भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत तो पूरी दिन कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, जिसको हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised unemployment arises when more than the required number of people have been engaged in the cultivation of the same agricultural plot। ठीक है, सेम एग्रीकल्चरल प्लॉट में आपका 2 लोगों से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ठीक है, 10 people work in this plot of land to produce 40 quintals of rice। ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 quintals of rice। If 4 people are removed, the productivity of the field does not decline। इसमें से अगर हम 4 लोगों को निकाल दें तो वही उतना ही क्विंटल राइस प्रोड्यूस हो रहा है। जमीन की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। दैट मीन्स इवन व्हेन ओनली 6 people वर्क इन दिस प्लॉट ऑफ लैंड, दे प्रोड्यूस 40 क्विंटल्स ऑफ राइस। ठीक है, तो जब 6 लोग काम कर रहे हैं तो भी वो 40 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और 10 लोग जब काम कर रहे हैं तो भी 40 क्विंटल का राइस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब 4 लोगों की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि वो 4 लोग पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत प्रोडक्टिविटी में नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उन 4 लोगों को कहीं हम और एम्प्लॉय कर सकते हैं। वी कैन बेसिकली गेट देम एम्प्लॉयड समवेयर एल्स। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। They appear to be employed, पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं। They contribute, the contribution made by the 4 extra people does not add to the contribution made by 6 people। ठीक है, it does not add। The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed। So this is called disguised unemployment। So there is disguised unemployment in the agricultural sector। तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? disguised unemployment हो गया। ठीक है, disguised unemployment in the agriculture sector, but the family also have a share in what has been produced। ठीक है, family also have a share। Disguised employment, this concept of sharing the work in the field and the produce raise reduces the hardship of unemployment in the rural sector। ठीक है, but this does not reduce the poverty of the family। लोग सोच रहे हैं हाथ बटाने के लिए लोग लग रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं भी आएंगे तो भी काम हो ही जाएगा और उतना ही प्रोडक्टिविटी होगा, उतना ही अनाज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ज्यादा लोगों के आने से ज्यादा अनाज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो ऑब्वियसली जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भाई साहब लोग अभी मूव करने लगते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, शहरी एरियाज में मूव करने लगते हैं टू फाइंड मोर जॉब्स। ठीक है, ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो।